लखीमपुर तशद्दुद व कत्ल मामले में आशीष मिश्रा टैनी की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्दाश्त पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आज ये तय हो जाएगा कि मुलजिम आशीष मिश्रा टैनी जमानत पर जेल से बाहर रहेगा या उसे दोबारा जेल ही जाना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल तक यूपी हुकूमत से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रखा था। वादे है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तरमीम करते हुए आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। 3 अक्टूबर को किसानों के एहतजाज के दौरान आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से रौंदने का इल्जाम है। इस तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। तो आज लखीमपुर तशद्दुद मामले में अहम फैसला आ सकता है। कत्ल मामले में आशीष मिश्रा टैनी की जमानत को चैलेंज करने वाली जो अर्दाश्त थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। आज ये तय हो जाएगा कि मुलजिम आशीष मिश्रा टैनी जमानत पर जेल से बाहर रहेगा या उसे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल तक यूपी हुकूमत से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रखा था और आज इस पर फैसला आ सकता है। वादे है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तरमीम करते हुए आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। 3 अक्टूबर को किसानों के एहतजाज के दौरान आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से रौंदने का इल्जाम है। इस तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद मामले में पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन समेत 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया जबकि दीगर की शिनाख्त की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के मामले में दर्ज FIR के बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान इसके पास से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। 14 गिरफ्तार मुलजिमीन को रोहनी अदालत में पेश किया गया जहां 12 को अदालती और 2 को पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जहांगीरपुरी तशद्दुद में जख्मी सब इंस्पेक्टर मेदालाल से मिलने इनके घर गए। राकेश अस्थाना ने मेदालाल के बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दिल्ली पुलिस इनके साथ खड़ी है। वहीं जहांगीरपुरी फसादात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट अमृतपाल सिंह खालसा ने लेटर पिटीशन दायर करते हुए CJI से जहांगीरपुरी फसादात के गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की अपील की है। वहीं एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक मफादनामा की अर्जी दाखिल करते हुए जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती और 7 मुख्तलिफ रियासतों में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद से मुताल्लिक़ मामलों की जांच NIA के सुपुर्द करने की अपील की ताकि मुल्क दुश्मन और बैनुल-अक़वामी अनासिर के रवाबित का पता लगाया जा सके। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद मामले में पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन समेत 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी इस मामले में हिरासत में लिया जबकि दीगर की शिनाख्त अभी जारी है। दीगर की शिनाख्त अभी चल रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के मामले में दर्ज FIR की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान इसके पास से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाली जो पिस्तौल थी वो भी बरामद कर ली गई है। तो 14 मुलजिमीन को रोहनी की अदालत में पेश किया गया जहां 12 को अदालती और 2 को पुलिस की तहवील में दे दिया है। और इस पूरे मामले में बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील से जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? करें आजम तो फिलहाल मैं देखिए जहांगीरपुरी के इसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर शोभा यात्रा के दौरान फिलहाल तमाम जो क्लैशेस हुए थे वो हुए थे, लेकिन फिलहाल अब आम जनजीवन जो है आजम आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि वो फिलहाल
अब फिलहाल सामान्य है, यानी कि जो रोड ब्लॉक थे उनको फिलहाल खोल दिया गया है। तमाम जो फिलहाल लोग कामगीर थे वो अपने अपने काम पर जा सकते हैं। एहतियातन दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो मौके पर तैनात हैं। आप देख भी सकते होंगे कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पे, चूंकि स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, जिसकी वजह से फिलहाल एहतियातन दिल्ली पुलिस की जो फोर्सेज है उनको उन रोड को फिलहाल खोल दिया गया है। मस्जिद की तरफ से जो शोभा यात्रा आ रही थी आजम, उस रोड को भी फिलहाल खोलने की कवायद चल रही है। फिलहाल अभी उस रोड को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसको नहीं खोला गया है। सी ब्लॉक की तरफ से जहां से भी शोभा यात्रा निकल रही थी उधर से भी फिलहाल अभी रोड को खोला नहीं गया है, लेकिन जो आम लोग हैं वो फिलहाल इस रोड से अब आ जा सकते हैं और इसीलिए फिलहाल आज की स्थिति जो है वो सामान्य है। बहरहाल जहांगीरपुरी के मामले में जो दो आरोपी हैं, यानी कि अब्बास और असलम, इन दोनों आरोपियों को फिलहाल आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्योंकि आज इनकी कस्टडी खत्म हो रही है। कल दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये जानकारी दी थी और ये कहा था कि दोनों जो आरोपी हैं इनको पहले से ही ये जानकारी थी शोभा यात्रा इसी रूट से निकलेगी और इसीलिए उनकी तरफ से जांच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली पुलिस की तरफ से सीबीआई रिपोर्ट की मांग की जाएगी और इन दोनों आरोपियों की जो कस्टडी है उसकी मांग भी की जा सकती है। दिल्ली पुलिस अपनी मांग में ये जानना चाहेगी और पूछताछ में ये चीजें निकालना चाहेगी कि जो दोनों आरोपी हैं क्या उनके फोन कॉल्स में जो चीजें खंगाली जाएंगी, क्या उनके संपर्क में क्या और लोग थे, वो किससे उस समय बातचीत कर रहे थे, जो पिस्टल बरामद हुआ है, जो आर्म्स बरामद हुआ है, वो फिलहाल किससे मुहैया कराया गया या जो गोली उनको मिली थी वो कहाँ से मिली थी, इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जानी है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इन दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ करेगी और कस्टडी मांगेगी। आज शाम को 4 बजे के आसपास इन दोनों आरोपियों और कस्टडी मांगेगी। आज शाम को 4 बजे के आसपास इन दोनों आरोपियों को फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि कुछ और भी गिरफ्तार आजम यानी कि 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल लोगों को भी कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। बिल्कुल सुशील, एक खबर यह भी आ रही है कि जहांगीरपुरी फसादात मामले में दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लोग, क्या इस पर भी कुछ सुनवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जहांगीरपुरी की जो क्लैशेज है या देश भर के विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार की शोभा यात्रा पर दोनों समुदायों के द्वारा पथराव हुआ है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के भी 2 वकील हैं, एक वकील है विनीत जिंदल, दूसरे वकील हैं हरभजन पाल खालसा। इन दोनों की तरफ से दोनों याचिकाएं लगाई गई है। एक ने लेटर पिटीशन दाखिल की है और एक ने फिलहाल आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि दोनों की तरफ से मांग यही की गई है कि जिस तरह फिलहाल क्लैशेज हुए हैं शोभा यात्रा के दौरान, इस पूरे क्लैशेज के पीछे एक एसआईटी का गठन किया जाए और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। वहीं विनीत जिंदल ने जो याचिका दाखिल की है उस याचिका में उन्होंने कहा है कि देश विरोधी संगठन जो फिलहाल इस पूरे मामले में हो सकता है इन्वॉल्व हो, यानी कि आईएसआईएस और तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जो फिलहाल देश विरोधी संगठन हैं, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसके लिए उन्होंने एनआईए से जांच करवाने की मांग की है और ये सीजीआई एनवी रमन्ना को एक लेटर पिटीशन दाखिल की गई है। उसमें ये मांग की गई है कि दोनों पहलुओं के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। बहरहाल देश की सबसे बड़ी अदालत में जहांगीरपुरी मामले में और देश के विभिन्न राज्यों में जहां पर थोड़े क्लैशेस देखे गए हैं उनको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब देखना बेहद अहम होगा आजम कि जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करेगा, लेकिन अभी इस पूरे दोनों मामले में फिलहाल देश की सुप्रीम कोर्ट में यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है जांच को लेकर। बिल्कुल सुशील, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया तो लखीमपुर मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या आशीष मिश्रा टेनी को आज जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए आजम, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आज उनको जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह फिलहाल जो एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह फिलहाल जो एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की थी उस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा था कि आशीष मिश्रा के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया जा सकता है। और एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा था कि इस सूरत में चूंकि अभी तमाम जो गवाह हैं इस पूरे मामले में उनको एग्जामिन नहीं
किया गया है, उन गवाहों के तमाम बयान को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब तलब किया था और ये कहा था कि जब इस पूरे मामले में अभी इस पूरे मामले में गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो आखिर जमानत किस आधार पर मिली। बहरहाल उनको जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा मिला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार के तमाम लोग पहुंचे थे, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आजम, जिन्होंने ये कहा था कि आशीष मिश्रा के बाहर आने के बाद उनको धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि उनको देख लिया जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पहुंची तो सीजीआई ने भी ये कहा कि अगर इस पूरे मामले में अभी इनके द्वारा इस प्रकार की प्रदेश सरकार का इस मामले में रवैया ढुलमुल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा कि वो जल्द इस पूरे मामले में अप्रोच करने वाले थे, लेकिन मामला इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब देखना बेहद अहम होगा कि 10:30 बजे जब इस पूरे मामले में देश के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना अपना फैसला सुनाएंगे तो उससे आशीष मिश्रा को राहत मिलती है या उनको झटका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट, राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वो कमेटी कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं थी, तो ये फैसला बेहद अहम होगा क्योंकि आशीष मिश्रा की भी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द नहीं करता है आजम और जमानत में कोई और शर्त ऐड ऑन करना चाहता है तो वो उसका पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जमानत को रद्द न किया जाए। तो देखना बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत जब इस पूरे मामले में अभी अपना फैसला सुनाएगी 10:30 बजे तो क्या आशीष मिश्रा को राहत मिलती है या फिर नहीं, ये देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे समाज में अदम बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पर लोग उतारू हो जाते हैं। गुजरात के वडोदरा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सड़क पर 2 बाइक के बीच टक्कर हुई, फिर फरीकैन के बीच तू मैं हुई। इसके बाद 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए, पथराव शुरू हुआ। हालात बेकाबू होते देख इससे कबल पुलिस मौके पर पहुंची, मामला बढ़ने से रुक गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में अभी बिल्कुल शांति है। शहर के सभी संवेदनशील विस्तार में हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है और बाकी की फोर्स भी हमने मंगवा ली है, वो भी शहर में डिप्लॉय कर दी जाएगी। नागरिकों से हमारा निवेदन है कि किसी भी अफवाह पे बिल्कुल आप विश्वास ना करें, किसी भी रूमर पे विश्वास ना करें। शहर में बिल्कुल शांति है, हमारी पुलिस हर जगह पे पेट्रोलिंग कर रही है और अगर किसी को कोई अफवाह या किसी जानकारी के बारे में उसको वेरीफाई करना है तो कृपया आप 100 नंबर पे फ़ोन करके वेरीफाई कर सकते। मध्य प्रदेश के खरगोन में सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल कर्फ्यू में नरमी बढ़ती जा रही है। कर्फ्यू में आज भी 2 घंटों की ढील दी गई है। 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। कलेक्टर ने मुतासरीन से इमलाक को पहुंचे नुकसानात की तफसीलात की जानकारी फराहम करने की अपील की है। उधर हरिद्वार में हुए धर्म संसद में मुतनाज़ बयान को लेकर यति नरसिम्हानंद पर पुलिस कार्रवाई का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। नरसिम्हानंद के जहर आलूद तकरीरें बिला रोक टोक जारी है। इस बार नरसिम्हानंद ने हिमाचल के ऊना में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। नरसिम्हानंद हरिद्वार नफरत अंगेज तकरीर केस में जमानत पर रिहा है। प्रोग्राम में नरसिम्हानंद ने हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की है और मुसलमानों के टारगेट किलिंग पर जोर दिया है। नरसिम्हानंद के अलावा अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज यति सत्य देवानंद सरस्वती ने हिंदुओं से हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनने से रोकने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, यूपी के कानपुर रामोत्सव में साधु रितंबरा का बयान भी सामने आया है, जिसमें हिंदुओं से कम 4 बच्चे पैदा करने और 2 बच्चे कौम के लिए वक्फ करने की अपील की गई है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फायदा उठाते हैं। कि मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें बच्चे चाहिए मजबूत। उनकी जनसंख्या, उनकी ताकत हर जगह इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अब यही होना है। थोड़े दिनों बाद देखिए ना, अब 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू,
धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। इस्लाम का राज आने पे यहाँ भी हिंदुओं के साथ वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ, सब जगह यही होना है। लाउडस्पीकर के इशू पर मुल्क में हंगामा बरपा है। मस्जिद से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान के खिलाफ एहतजाज में लोग हनुमान चालीसा बजवा रहे हैं। ताहम अब लाउडस्पीकर में अजान हनुमान चालीसा की जगह महंगाई डाइम ने ले ली है। बनारस के समाजवादी पार्टी लीडर रविकांत विश्वकर्मा का एक वीडियो समाजवादी पार्टी सद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें विश्वकर्मा लीडर बता रहे हैं कि इन्होंने अपने घर पर लाउडस्पीकर लगाया है क्योंकि वो मुल्क के सबसे अहम इशू को जिंदा रखना चाहते हैं, जिसका नाम महंगाई है। रविकांत विश्वकर्मा के मुताबिक आज मुल्क में तालीम, सेहत, बेरोजगारी और सिक्योरिटी का मसला है। लाउडस्पीकर पर अजान और आरती बजाना मसला नहीं है, इसलिए वो लाउडस्पीकर से महंगाई से होने वाली परेशानी पर मबनी नगमा बजा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया। दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों की 2 रोज़ा हड़ताल आज से है। सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों की तंजीमों ने हड़ताल की कॉल दी है। ये तंजीमें ईंधन की कीमतें कम करने और किराए की शरहों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। हालांकि दिल्ली हुकूमत ने मसला हल करने की यकीन दहानी कराई है। दिल्ली हुकूमत ने किरायों की शरहों पर नजरसानी करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील देने का ऐलान किया है, लेकिन इन सब यकीन दहानियों का इन तंजीमों पर यकीन नहीं है, इन तंजीमों को भरोसा नहीं है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां सामान्य नुमाइंदा प्रीति इस वक्त जुड़ रही है। प्रीति, अभी तक दिल्ली में वो लोग परेशान थे जिनके पास गाड़ियां थी, आज वो लोग परेशान होंगे जिनके पास गाड़ियां नहीं है, जो ऑटो या टैक्सी से जाना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीएनजी और पीएनजी के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण आज जो टैक्सी ड्राइवर हैं ओला और उबर, उन्होंने आज से हड़ताल का आह्वान किया है। आज वो पूरी तरीके से हड़ताल पर है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 18 तारीख को, आने वाली 18 अप्रैल को और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सभी बॉर्डरों पे ओला उबर की जो सर्विस है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो ओला उबर के जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मामला है, उनका कहना है कि लगातार सीएनजी के जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किराए में जो बढ़ोतरी है वो नहीं हुई है। तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और जो किराया जो है वो ठीक नहीं है, मतलब वो कम किराया है, क्योंकि जो किराया है ये पहले सुनिश्चित किया गया था और अभी जिस तरीके से सीएनजी और पीएनजी की रेट बढ़े हैं तो किराए में किसी तरीके की जो बढ़ोतरी है वो नहीं की गई है। तो जो ओला उबर के जो ड्राइवर हैं वो किराए में बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि 18 अप्रैल तक उन्होंने सरकार को समय दिया है। अगर 18 अप्रैल तक इन सब चीजों का कोई हल नहीं निकलेगा तो ये जो आंदोलन है ये और बड़ा हो जाएगा। आज ओला उबर की हड़ताल है जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को टैक्सी जो है ओला उबर वो नहीं मिल रही है। काफी दिक्कतों के से इक्का दुक्का जो ओला उबर है वो अगर चल भी रही है तो आज जो ओला उबर चल रही है वो अपना मनमाना किराया ले रही है, जिसके कारण लोग परेशान है। हालांकि बड़ी संख्या में जो ओला उबर के जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रीति, एक चीज और यहाँ पे जानना चाहूंगा कि
ऑटो को अगर हम देखें या ऑटो ड्राइवर को देखें तो केजरीवाल के सरकार बनाने में एक बड़ा हाथ है। 2 इलेक्शन में हमने देखा है कि ऑटो वाले एक तरह से पूरी तरह से केजरीवाल के साथ है। अब इनको ज़रूरत है, तो क्या सरकार इनके साथ दिख रही है? क्या आने वाले दिनों में कुछ इनके लिए फैसला अच्छा हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये जो बड़ा तबका था, ये इनका वोट बैंक था। इन्होंने एक बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। और अब जब बात है इनके किराए बढ़ाने की और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब जो जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इनको नुकसान है, क्योंकि जो फेयर है वो काफी पहले डिसाइड हुआ था और उसके बाद में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर उठाएगी, क्योंकि ये तो सही बात है क्योंकि किराया में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, पीएनजी की बात करें तो लगातार जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। टैक्सी ड्राइवरों का एक जो तर्क था वो ये भी था कि गर्मियों में जो तेल की जो खपत है, सीएनजी की भी जो खपत है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और लोग एसी चलाने की मांग करते हैं। तो गाड़ियों में एसी भी चलता है, जिसके कारण जो ईंधन है वो ज्यादा खपत होता है। तो उसके कारण उनको जो फेयर है वो पूरा नहीं पड़ता, उनका जो फेयर है वो कम हो जाता है, उनको और ज्यादा नुकसान होता है। तो ये भी एक कारण उन्होंने दिया है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि जो रेटों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है, काफी दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। पिछली बार भी जब बढ़ोतरी हुई थी, चुनावों से पहले जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, तो भी हमने सिर्फ रिटर्न में सरकार को दिया था कि हमारे जो किराया है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब एक बार दोबारा से जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब हमारी जेब से बाहर हो गई है। तो अगर अब किराया नहीं बढ़ाया गया, आज क्या हुकूमत फैसला लेती है इनके हक में या यही किराया बरकरार रखती है, इस पर नजर बनाए रखिए। प्रीति, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हुबली से, जहां दफ़ा 144 को बरकरार रखा गया। पथराव के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी, अब तक 88 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तो हुबली से बड़ी खबर आ रही है, दफ़ा 144 बरकरार है, पथराव के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी, अब तक 88 अफराद को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।